बात करते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, और बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनेंगे तो आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे, आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल वाइब्रेशन, लोगों को बहुत पहले से पता था कि देयर इज वाइब्रेशन, बट एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो 16वीं 17वीं शताब्दी में आपको मेनली इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकली उसका एनालिसिस किया गया। ठीक है ना, बाय जैसे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके वाद्य यंत्र हैं, ठीक है ना, जो आपके बजाते हैं, जैसे गिटार हो गया, ठीक है ना, उस तरीके की चीजों से आपको क्या पता चला कि भाई वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन का आपका मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है वहां से निकाला गया। ठीक है, सो मेनली वहीं से अगर मैं बात करूं, ये प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन उसमें फिजिक्स भी अपन इंक्लूड करेंगे। क्या क्या चीजें मैं आपको पूरा बताते जाऊंगा, जस्ट उसको फॉलो कीजिए। आप ये नहीं सोचना मैं बेस्ट वे में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, है ना, सबसे शॉर्टकट मुझे जो लगता है वो चीजें मैं बता रहा हूं, है ना। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये कर ले वो कर ले, इस तरीके से नहीं। आप सिंपली जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं मैकेनिकल वाइब्रेशन। अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन, व्हाट इज वाइब्रेशन डियर? दैट इज योर motion about mean position. Motion about mean position. Motion about mean position is called what? Vibration. Is called vibration. Mean position को जीरो पोजिशन भी कहते हैं, और इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब देयर विल बी व्हाट? या तो ऑसिलेशन होगा या तो सम रेसिप्रोकेशन मोशन। ठीक है ना, लीनियर और एंगुलर दोनों टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, बात करूंगा मैं। ठीक है ना, सो यहां पे आपका मीन पोजीशन से अगर मोशन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट देयर विल बी ऑसिलेशन। There will be oscillation. For example, अगर कोई चीज है ऐसा है तो भाई ये इधर से इधर आपका क्या होगा, ये अगर मीन पोजीशन हुआ तो यहां से यहां आपका अगर मोशन हो रहा है, then there will be what? Vibration. तभी वो क्या कहलाएगा? वाइब्रेशन में है। ठीक है ना, वो सिस्टम वाइब्रेटिंग सिस्टम है, तभी कहलाएगा। अगर मैं बात करूं सिंपली, आपको अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं बोला भाई आपका साइन वेव, अगर साइन वेव बनाता हूं आपका, तो साइन का अगर फिगर आपको ध्यान होगा तो इस तरीके से कुछ बनता है। ठीक, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ये आपका मीन पोजीशन हुआ डियर, ये आपका क्या हुआ? मीन पोजीशन हुआ। सो मीन पोजीशन से आपका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो मीन पोजीशन से अगर ऊपर और नीचे अगर मोशन हो रहा है तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? वाइब्रेटिंग सिस्टम। दिस इज नथिंग बट अ वाइब्रेटिंग सिस्टम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। ये वाइब्रेटिंग सिस्टम हुआ। अगर मैं बात करूं कॉज वेव और कोसाइन वेव, ये इस तरीके से कुछ बनने वाला है। सो यहां पे भी ये क्या हुआ? मीन पोजीशन के अबाउट मोशन कर रहा है। ये दिस इज नथिंग बट व्हाट? मीन पोजीशन के अबाउट मोशन कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट वाइब्रेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं जैसे कि कॉज स्क्वायर का वेव अगर निकालूं, सो वो इस तरीके से कुछ मिलेगा डियर। इट विल बी नेवर, मीन पोजीशन के नीचे कभी नहीं आएगा। ठीक, मतलब मीन पोजीशन के नीचे ऊपर नीचे मोशन होना जरूरी है मीन पोजीशन के। तो ये मीन पोजीशन के नीचे नहीं आ रहा है, इट मींस दैट दिस इज नॉन वाइब्रेटिंग सिस्टम। नॉन वाइब्रेटिंग सिस्टम, ये नॉन वाइब्रेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक, सो अगर मैं बात करूं डियर, अगर मैं बात करूं किसी भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम का इक्वेशन अगर निकालने जाओगे, दैट इज नथिंग बट हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। और हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर उसका सॉल्यूशन निकालोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे मतलब डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन जो निकलेगा, अगर उसमें या तो साइन या तो कॉस का अगर कोई पर्टिकुलर एक आपको दिखेगा, साइन या कॉस अगर उसमें कंटेंट है, मतलब डेफिनेटली देयर विल बी वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी लाइक दिस, देयर विल बी वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी होने वाला है। अगर मैं बात करूं कोई भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम
vibrating system, it is the combination of combination of एक होगा आपका that is your number one, there will be kinetic energy storing device. There will be what? Kinetic energy storing device. There will be what? Potential energy storing device. And there will be what? आपका मतलब that is your what? Kinetic energy, potential energy. There will be friction. There will be and unbalanced force. अगर मैं बात करूं, one is your potential energy storing device. एक होगा आपका kinetic energy storing device. एक होगा आपका friction, that is your kinetic friction. और एक होगा unbalanced force. सो कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में ये चार चीजें होनी जरूरी है डियर, ठीक है ना. देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टिफनेस, इलास्टिक स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस, कुछ भी हो सकता है. स्टिफनेस को मैं शो करूंगा एस से. देयर विल बी मास, दैट सिस्टम शुड हैव मास m, एंड दैट सिस्टम शुड हैव काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज योर एफ के, फ्रिक्शन फोर्स एफ के से शो कर दिया, ठीक है, एफ के. एंड देयर विल बी एफ अनबैलेंस्ड, ठीक. सो ये चारों चीजें आपका एक प्रैक्टिकल वाइब्रेटिंग सिस्टम में होता है. अगर मैं स्टडी की बात करूं, हम लोग पढ़ते कैसे हैं? हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई पहले एक सिस्टम को एकदम सिंपल सिस्टम लेता हूं जिसमें ना तो फ्रिक्शन है ना तो अनबैलेंस फोर्स है. जस्ट आप इनिशियली उसको अनबैलेंस करते हैं, उसके बाद क्या उसका वाइब्रेशन होता है, और वो जो वाइब्रेशन होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और वो वाइब्रेशन कहलाता है नेचुरल वाइब्रेशन. मतलब अगर ये पहले दो पार्ट को अगर इंक्लूड करता हूं, सिर्फ पहले दो पार्ट अगर एक साथ आप इंक्लूड करके पढ़ते हैं, सो वो कहलाएगा नेचुरल वाइब्रेशन. हम लोग स्टडी इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, कि पहले दो पार्ट को बस देखूंगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस और काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के साथ जो सिस्टम है ना, उसमें बाकी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए अगर मैं बात करूं तो दैट इज योर व्हाट? नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक. ये जो फ्रिक्शन है, इसी फ्रिक्शन को बोलते हैं इसमें डैम्पिंग. क्या बोलते हैं इसी को? डैम्पिंग. और डैम्पिंग मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज योर वो नथिंग बट अ डैम्पर. डैम्पर आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट टाइप का होता है, इस तरीके से उसको शो करते हैं, ठीक. तभी आपका फ्रिक्शन मानेंगे, बाकी अन्यथा कोई दूसरे टाइम पे आपका फ्रिक्शन हमेशा क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं. जब भी डैम्पर लगे रहेगा तभी आप वहां पे फ्रिक्शन मानने वाले हो. क्लियर है? ठीक है ना. सो ये दिस इज योर व्हाट? डैम्पर. सो अगर आप फ्रिक्शन को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब डैम्पर को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब अब ये तीनों आ गए, ठीक है ना, 1 2 एंड 3. अगर ये तीनों को इंक्लूड कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक, या इसी को सिंपली फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं. फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना. फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब आपका फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन जब पढ़ोगे तो आपके पास दैट इज योर स्टिफनेस होगा, दैट इज योर मास होगा, और आपके पास डैम्पर होगा. अगर मैं सिर्फ नेचुरल वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टिफनेस और क्या रहेगा? मास रहेगा. क्लियर है? और एक प्रैक्टिकल सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज योर फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन. ये चारों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी डियर. चारों चीजें अगर इंक्लूड हो जाएंगी और स्टडी करेंगे तो उसको मैं बोलूंगा फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन. उसको मैं बोलने वाला हूं दैट इज योर फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन. सो एक प्रैक्टिकल सिस्टम, एक मैकेनिकल प्रैक्टिकल सिस्टम जो होता है उसमें जो वाइब्रेशन होता है दैट इज योर फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन. दैट इज योर व्हाट?
फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। लेकिन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पहले नेचुरल वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा जिसमें ये दोनों चीजें बस रहेंगी, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा व्हाट फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन जिसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाएगा डैम्पर, उसके बाद मैं फाइनली फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा जिसमें सभी चीजें इंक्लूड होने वाली है, ठीक है ना। उसके अलावा भी और चीजें आएंगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा, दैट इज योर वाइब्रेशन आइसोलेशन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरे से। सो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले, दैट इज योर व्हाट नेचुरल वाइब्रेशन। कहां से शुरू करूंगा? नेचुरल वाइब्रेशन से। अगर मैं बात करूं डियर नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन इज नथिंग बट, आप लिखिए नेचुरल वाइब्रेशन, हेडिंग डालिए नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है मैं पहले उसको समझाने की कोशिश करता हूं। नेचुरल वाइब्रेशन में आप क्या करते हैं, देयर विल बी व्हाट इनिशियल रिलीज एंड आफ्टर इनिशियल रिलीज देयर विल बी नो एप अनबैलेंस, कोई एप अनबैलेंस नहीं रहेगा, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट नेचुरल सिस्टम, और उसमें जो वाइब्रेशन होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर है? ठीक। सो बात करते हैं भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में। नेचुरल वाइब्रेशन देयर विल बी नो फ्रिक्शन, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक। इसको लिखता हूं भाई, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, no friction, as well as no app unbalanced, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, as well as no app unbalanced after initial release, after initial release, ठीक। So that is called natural vibration, that is called natural vibration। अब देखिए यहां पे मैं बोला कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम, S is the stiffness of the spring and M is the mass of that system, ठीक। Now my dear, यहां पे अगर मैं बोला कि आपको देखिए यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के कई मेथड होते हैं, ठीक है ना। अगर कई मेथड के बारे में मैं बात करूं, मेनली 3 मेथड, ठीक है ना। वन इज योर व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ मेथड, ठीक। अनदर वन इज योर व्हाट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डिफ्लेक्शन अंडर मास मेथड, एंड वन इज योर एनर्जी मेथड। 3 मेथड के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले तो अपन बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिंपल, ठीक है ना। उसमें मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ मेथड से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ मेथड से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। सो एक मेथड आप यहीं से सीखेंगे, दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो न्यूटन सेकंड लॉ मेथड है यहीं से सीखेंगे। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है। कहीं कहीं उसको डी एलम्बर्ट बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं डी एलम्बर्ट लिखना गलत है डियर, न्यूटन सेकंड लॉ लिखना चाहिए, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात होता है। तो आपको कई किताबों में न्यूटन सेकंड लॉ लिखे मिलेगा, कई किताबों में डी एलम्बर्ट लिखे मिलेगा। एक्सप्रेशन दोनों का सेम होता है, रिजल्ट सेम आएगा, बट अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन में जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के, देन ऑलवेज गो फॉर द व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ। आप वहां पे लिखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ मेथड, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं बोला भाई ये एक आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है देन देयर विल बी, अगर जैसे ही मास को आप इसमें लटकाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, एक इनिशियल डिफ्लेक्शन आएगा, इनिशियल डिफ्लेक्शन आएगा। लेट अस अज्यूम xi इज द इनिशियल डिफ्लेक्शन, इनिशियल डिफ्लेक्शन हो गया xi, ठीक। अगर ये xi इनिशियल डिफ्लेक्शन हुआ देन डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट स्प्रिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि स्टीफनेस आपको पता है, स्टीफनेस इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज योर फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। यही तो आपका क्या होता है, स्टीफनेस। सो आपका अगर मैं बोलूं फोर्स, स्प्रिंग फोर्स अगर निकालना रहेगा तो फोर्स इक्वल टू व्हाट, स्टीफनेस इनटू डिफ्लेक्शन होने वाला है क्या, ठीक। सो आपका क्या होगा, स्टीफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। सो यहां पे जो इनिशियल फोर्स आ रहा होगा, लेट अस अज्यूम यहां पे आ रहा है एफ आई एंड दैट विल बी इक्वल टू एस इंटू एक्स आई के बराबर होगा।
एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय द mg। मतलब अगर मैं इस सिस्टम में बात करूं सिंपली डियर, सो एस एक्स आई इक्वल टू mg, जो कि बैलेंस हो गया, जो कि बैलेंस हो गया। मतलब अब इस सिस्टम को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं अब, सो सिंपली देयर विल बी स्प्रिंग एंड मास। इनिशियल जो डिफ्लेक्शन है वो मास का जो आपका वेट आ रहा था mg, वो कैंसिल कर दिया। mg क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब देखिए इसको क्या किया, दिस इज नथिंग बट मीन पोजीशन, ठीक। mg क्या कर दिया? आपके इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग को कैंसिल कर दिया, या मैं बोल सकता हूं इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कैंसिल कर दिया मास, मतलब उसके पर्टिकुलर बॉडी के वेट को। क्लियर है? ठीक। अब देखिए दिस इज नथिंग बट व्हाट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ तो यहां से इसको क्या करूंगा? डिफ्लेक्ट करूंगा। इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। लेट अस अज्यूम यहां पे x मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया। मैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहा हूं डियर। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ आप अप्लाई करेंगे जिधर डिफ्लेक्शन है, आपने डिफ्लेक्शन की इधर दिया x, नीचे के डायरेक्शन में आपने डिफ्लेक्शन दिया, देन डेफिनेटली देयर विल बी इनर्शिया फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, आपका x नीचे डायरेक्शन में दिए तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिला? m इनर्शिया फोर्स, दैट इज योर mx डबल डॉट। क्लियर है? ठीक। अब अगर इसको मैंने नीचे खींचा, यहां पे नीचे खींचा, इसको नीचे खींच के जैसे ही छोड़ूंगा डियर, तो ये क्या होगा? मीन पोजीशन से मूव करेगा। जब इसको नीचे तक लाऊंगा, मतलब यहां पे आपने क्या किया, एक्चुअली ये जो मास है उसको जब नीचे खींचे तो क्या हुआ डियर? नीचे खींचा तो आपका एक इनर्शिया फोर्स ऊपर की ओर और एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर, एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, s इंटू एक्स। एक क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा। एक लग रहा है आपका इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट। क्लियर है? ठीक। और जो इनिशियल डिफ्लेक्शन था sxi, दैट इज बैलेंस्ड mg। सो mg sxi को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो बचा क्या इस सिस्टम में? एक और फोर्स आएगा, दैट इज योर sx। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ रहा है क्या? कि भाई जिधर आपने इसको क्या किया? डिफ्लेक्ट किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली देयर विल बी इनर्शिया फोर्स, और आपका अगर इसको खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आपका एक स्प्रिंग फोर्स आएगा। सो यहां पे अगर मैं इक्वेशन बनाया तो ये क्या बना? mx डबल डॉट प्लस sx इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन बनाओगे तो mx डबल डॉट प्लस sx। ठीक, mx डबल डॉट इज नथिंग बट ये क्या था? आपका इनर्शिया फोर्स था। ये क्या है? आपका स्प्रिंग फोर्स है। ठीक, इनर्शिया फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। सो अगर मैं बात करूं mx डबल डॉट प्लस sx इक्वल टू 0, सो दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये जो x डबल डॉट है, अगर मैं बात करूं, अच्छा हाँ एक चीज, आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं। देखिए कभी भी अगर मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x इज नथिंग बट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या देगा आपको? वेलोसिटी। और एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको आप लिख सकते हैं x डॉट। सो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? x डॉट। अगर इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। सो इसको लिख सकता हूं x डबल डॉट। सो आपको पता है इनर्शिया फोर्स क्या होता है? ma। सो इसको लिख सकता हूं क्या? mx डबल डॉट। तो वही तो किया हूं। क्लियर है? ठीक। सो mx डबल डॉट प्लस sx इक्वल टू 0, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट? x डबल डॉट s बाई m x इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक, ये आपका एक इक्वेशन इस तरीके से तैयार होगा डियर। अगर मैं बात करूं यहां पे x डबल डॉट, आपने क्या किया? जो एक्सेलरेशन वाला टर्म था उसका जो मल्टीपल था उसको 1 किया, और जो 1 करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नेचुरल, जो आपका सिस्टम था उसका वाइब्रेटिंग इक्वेशन हुआ। दिस इज योर व्हाट? वाइब्रेशन इक्वेशन मिल गया इसका।
वाइब्रेशन इक्वेशन फॉर व्हाट, नेचुरल वाइब्रेशन। क्लियर है? और इसी में डियर अगर मैं बात करूं, इसी को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अभी मैं लिख के बता देता हूं, x डबल डॉट ओमेगा एन स्क्वायर x इक्वल टू 0 where omega n is the what, natural frequency, then omega n equal to, I can write root over s by m where omega n is nothing but आपका natural frequency है, this is nothing but natural frequency, this is called natural frequency, जिसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड में, जिसकी यूनिट किस में आएगी, रेडियन पर सेकेंड में। अगर मैं बात करूंगा, अब देखिए मुद्दा ये है कि भाई ये आया कहां से, ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस है, अभी बता देता हूं ये आता कैसे है, ठीक है ना। लेकिन आपको मेनली जो फोकस करना है इतना ही पोर्शन है, और दिस इज नथिंग बट, इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने बात कर लिया, ठीक है भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने बात कर लिया कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं बोला यहां पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है उसको सॉल्व करने जाता हूं भैया, ठीक है ना। ये जो डिफरेंशियल, ये तो मैंने, ये वाला जो पोर्शन है मैंने फाइनली एक बहुत अच्छे फॉर्म में कंक्लूजन बता दिया कि भाई ऐसा होता है, लेकिन ये आता कैसे है, ठीक है ना, उसके बारे में मैं बात करता हूं। सो यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, एक्स डबल डॉट को क्या लिख सकता हूं, d2x by dt2 plus s by m x equal to 0. This is nothing but homogeneous what, differential equation है, हायर ऑर्डर, मतलब सेकेंड डिग्री का आपको होमोजीनियस क्या दिख रहा है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है ना, हायर ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए CF प्लस PI निकालना पड़ता है, और PI क्या होगा, इसका 0 होगा। क्यों PI 0 होगा, बिकॉज होमोजीनियस इक्वल टू 0, आपको पता है मैथमेटिक्स है भाई, ठीक है ना। सो अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इट विल बी, इसको m स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको एक काम करता हूं, d स्क्वायर लिखता हूं, d स्क्वायर प्लस s बाई एम इक्वल टू 0, वेयर d इज नथिंग बट क्या है, d बाई dt, d is nothing but d by dt. So this is your what, auxiliary equation. So एक auxiliary equation मिला, और इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो d इक्वल टू प्लस माइनस what, रूट ओवर s by m, माइनस में आएगा, और अगर ये माइनस रूट ओवर -1 को कॉमन निकाला तो यहां पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा रूट ओवर s by m, इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं यहां पे रूट -1 को, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, आयोटा, ठीक। सो ये हो जाएगा रूट ओवर s बाई m, क्लियर है, ठीक। सो माय डियर यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो रूट ओवर s बाई m आपका आ रहा है, तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन दैट इज योर x इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन का 0 हो जाता है, एंड देयर विल बी व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर मैं बात करूं CF निकालना रहेगा, सो CF ऑफ दिस सिस्टम, डायरेक्टली मैं केस को इस्तेमाल करते हुए बोल सकता हूं a e टू द पावर अल्फा 1 t प्लस b e टू द पावर अल्फा 2 t, इस तरीके से, या तो और भी बोल सकते हो डियर, एक होता है a प्लस बी टी ई टू द पावर अल्फा टी। दोनों का केस क्या है, इसका केस है, पहले का केस जो दोनों आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज नथिंग बट रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो अल्फा 1 इक्वल टू, अगर अल्फा 2 नहीं है तो ये वाला आपका सॉल्यूशन होगा। इफ अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 है तो ये वाला सॉल्यूशन होगा सेकेंड, और ये फर्स्ट, ठीक। सो अगर यहां पे मैं बात करूं तो अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, अलग अलग है। सो यहां पे आपका CF, इसका सॉल्यूशन मतलब x इक्वल टू, यहां पे सिर्फ सॉल्यूशन x इक्वल टू CF इक्वल टू बचेगा a e टू द पावर अल्फा 1 मतलब आपका दैट इज योर प्लस आयोटा रूट ओवर s बाई एम टी, ठीक, s बाई एम टी प्लस b आयोटा e टू द पावर
माइनस आयोटा रूट ओवर एस बाई एम टी। ठीक, इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैंने लेटस एज्यूम यहां पे जस्ट एज्यूम किया हूं, अभी मुझे नहीं पता, फिर भी एज्यूम किया ऐसे जस्ट, ठीक है ना, कि आगे क्योंकि वही आने वाला है तो मैं बात करूंगा। एज्यूम नहीं करोगे तब भी आपको बन जाएगा, मुझे लिखने में आसानी होगा, इसलिए मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं। ये एज्यूम कर रहा हूं डियर कि रूट ओवर एस बाई एम इक्वल टू ओमेगा एन लिख रहा हूं मैं। लेट अस एज्यूम, मैंने लिख दिया। ठीक, सो अगर मैं ऐसा लिख दिया तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एन टी प्लस बी e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा एन टी। सो यहां से मैं लिख सकता हूं ई आयोटा ओमेगा एन टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, दैट इज योर कॉस, ठीक, कॉस थीटा मतलब ओमेगा एन टी प्लस आई साइन ओमेगा एन टी लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैंने बोला माइनस ओमेगा एन टी, देन ये हो जाएगा कॉस ओमेगा एन टी माइनस हो जाएगा यहां पे आयोटा साइन ओमेगा एन टी। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। सो ये वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा। अगर ये वैल्यूज पुट करता हूं, ये वैल्यूज पुट करता हूं तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉस ओमेगा एन टी ए और बी दोनों में मिलेगा तो ए प्लस बी वहां से आ जाएगा आपको, ए प्लस बी कॉस ओमेगा एन टी। क्या करेंगे आपको देखिए, आप पहले वैल्यूज पुट कीजिए और जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालिए, ठीक है ना। कॉस ओमेगा एन टी आपको कॉमन लिख लेगा, ये वैल्यू यहां पे पुट करो, ये वाला वैल्यू यहां पे पुट करो, तो यहां से कॉस ओमेगा एन टी कॉमन निकलेगा, बचेगा ए प्लस बी। उसके बाद दूसरी बार आपको बचेगा ए माइनस बी प्लस आयोटा ए माइनस बी बचेगा, ठीक, साइन ओमेगा एन टी, साइन ओमेगा एन टी। सो यहां पे अगर मैं बात करूं डियर ए प्लस बी और ए माइनस बी, सो ए प्लस बी को अगर मैंने बोला आर साइन फाई मान लिया, वेयर आर इज द एम्पलीट्यूड एंड फाई इज द फेस एंगल, और इसको मान लिया आर कॉस फाई, ठीक, आयोटा ए माइनस बी। सो ये क्या हुआ, आर दोनों से कॉमन आ जाएगा, साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा एन टी और यहां पे कॉस फाई साइन ओमेगा एन टी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक हो गया, ठीक। सो आपका यहां पे हो जाएगा आर साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा एन टी प्लस फाइव। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आपका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए अगर ये सॉल्यूशन मिला, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला, मैं पहले ही बोला था आपके सॉल्यूशन में अगर साइन या कॉस टर्म रहा, यहां पे देखिए आपका साइन टर्म आ रहा है, मतलब देयर विल बी व्हाट, vibration with frequency, there will be what, vibration with frequency, definitely there will be vibration with frequency. R is nothing but that is called amplitude. Amplitude क्या होता है, maximum displacement को क्या बोलते हैं, amplitude. So R is nothing but maximum displacement, या इसी को मैं बोलूंगा amplitude, क्या बोलूंगा, amplitude। और आपका देखो अगर इसको मैं एक इक्वेशन से कंपेयर किया, ओमेगा एंड टी से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, सो ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, आपका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक। ओमेगा अगर यहां पे अगर इस तरीके से कंपेयर करोगे, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। सो वहां से अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, आपका नेचुरल आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा, और ये जो ओमेगा एन है इसी एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं बात करूं ओमेगा एन इज नथिंग बट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और माय डियर फ्रेंड आप ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर एस बाई एम माने थे, जो कि ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था। सो यहां से समझ में आता है कि ओमेगा एन इज योर व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, omega n is what, natural frequency, and phi is the phase angle, phi is the phase angle। यहां पे इसको लिखता हूं इस इक्वेशन को। अगर मैं बात करूं आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, r एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव, वेयर अगर मैं बात करूं r is your एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक, एंड sin omega and t where omega n is your what natural frequency. अगर आप ओमेगा एन नहीं मानते, जैसे मैं उस समय माना था रूट ओवर एस बाई एम, तो वहां पे क्या हो जाता, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर एस बाई एम आता, तो उसको आखिर उसी इक्वेशन से कंपेयर करते, सो यही आने वाला था, ठीक। दिस इज योर व्हाट फेज एंगल, दिस इज योर फेज एंगल, ठीक। सो अगर मैं इसको एक ग्राफ में प्लॉट करूं, तो इस तरीके से दिखेगा डियर, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, ठीक। सो ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट x बताएगा, ये बताएगा x, सो हियर देयर विल बी x जो चेंज होगा, ठीक। फेस एंगल, जीरो फेस एंगल से अगर मैं बात कर रहा हूं, तब यहां पे इस तरीके से साइन ओमेगा एन टी का आपका ग्राफ बनेगा। फाई से अगर बनाओगे तो थोड़ा ऊपर से ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये ग्राफ का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें सिंपल चीज एक समझ में आ रहा है, एक सिंपल चीज समझ में आ रहा है कि भाई आपका दिस इज नथिंग बट व्हाट, आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर, और ये जो आर है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, फाई इज आल्सो कांस्टेंट, फेस एंगल इज आल्सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका देयर इज नो फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअसली आपका एक बार छोड़ने के बाद ऊपर नीचे आपका मीन पोजीशन से क्या होते रहेगा, ये मूव करते रहेगा, ये मीन पोजीशन से कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे मूव करते रहेगा। क्लियर है, ठीक। सो ये अपने को समझ में आ रहा है। साथ के साथ देखिए इसमें, और अगर आर और फाई को निकालने का बोला, आर एंड फाई इज कांस्टेंट, सो आर और फाई को अगर निकालने बोलेगा तो वहां पे कंडीशन दिया रहेगा डियर, एक्स एंड एक्स डॉट का कंडीशन दिया रहेगा, एक्स एंड एक्स डॉट का कंडीशन दिया रहेगा। मे बी ऐसा दे सकता है कि x इक्वल टू 0 और x डॉट इक्वल टू v, ठीक, और x इक्वल टू x मतलब डिस्प्लेसमेंट, x डॉट इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन x इक्वल टू x एंड x डॉट इक्वल टू v, ठीक। सो ये तीन तरीके से, इस तरीके से कंडीशन दे सकता है जिसमें आपको निकालने को बोल सकता है। सो आप क्या करेंगे, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैं बात कर सकता हूं। तो ये होता है आपका क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो अभी अपने को सिंपली पता चला कि ओमेगा एन इज नथिंग बट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर रूट ओवर एस बाई एम। ये क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। यहां पे इरेज करके थोड़ा सा और इसका एनालिसिस अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा, ठीक। सो ओमेगा एन जो आपका एंगुलर मोशन जो दिख रहा था वो क्या हुआ, वही उसी को मैंने बोला नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसी को क्या बोला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो डियर आपको समझ में आया, ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर एस बाई एम इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये रेडियन पर सेकेंड में होगा, और इसी को मैं बोलूंगा क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज बोला, ठीक, सो दैट इज योर एफ एन, ठीक। अगर मैं बात करूं डियर, ओमेगा एन कैन बी रिटन एज, ओमेगा एन कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ एन, वेयर एफ एन इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं एफ एन ओमेगा एन बाई 2 पाई, सो ये हो जाता है आपका हर्ट्ज में, दिस इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हर्ट्ज, मतलब दैट इज योर व्हाट, पर साइकिल, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज मतलब क्या हुआ, साइकिल पर सेकेंड, ठीक। सो दैट इज योर व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम। तो वही तो बता रहा है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज योर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको टाइम पीरियड बोला तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट, देखिए हमेशा याद रखना, आप ओमेगा एन निकालेंगे वो किस में रहेगा, रेडियन पर सेकंड में। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में बोला है तो वो किससे डिवाइड करेंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तभी आपका किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा या साइकिल पर सेकंड में आएगा। अगर आपको पूछा टाइम पीरियड
टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक। सो टाइम पीरियड अगर पूछ रहा है, एक्चुअली अगर मैं 12th की बात करूं 11 12th में, तो वहां पे टाइम पीरियड ही मोस्टली पूछा जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में। लेकिन ठीक है डियर, अगर आपको टाइम पीरियड पूछा तो t इज नथिंग बट 1/fn, 1/fn। so 1/fn is your time period, that is your what, 2 pi divided by omega n, that is your 2 pi root over m/s, m/s is your what, time period, ठीक। so यहां से अगर इसको सिंपली ऐसा लिख देता हूं, हाँ ठीक है ना, ठीक है, यहीं पे टाइम पीरियड इतना रूट ओवर एस बाई एम या ओमेगा एन जो भी वैल्यू आएगा, अभी तो ठीक है एस बाई एम है, बाद में आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अगर मैं बोलूं सिस्टम टू सिस्टम, है ना, आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग बदलते रहेगा। सो जो भी ओमेगा एन आएगा 2 पाई बाई ओमेगा एन, दैट विल बी द व्हाट, आपका सेकेंड टाइम में आ जाएगा, ठीक। सेकेंड पर साइकिल, एक साइकिल के लिए कितना सेकेंड लगेगा वो आपको बता देगा क्या, टाइम पीरियड। क्लियर है। सो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता दिया, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज बता दिया, आपको टाइम पीरियड बता दिया कि सेकेंड में क्या आने वाला है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का सिंपल एनालिसिस हुआ। फिर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मेथड जो भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं, किस क्वेश्चन में क्या क्या बदलाव आएंगे, है ना, कैसे कैसे चेंजेस होंगे, वो सब के बारे में बात करूंगा। चलिए अभी बात करते हैं। अभी मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया 5x डबल डॉट 3x इक्वल टू 0, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दैट इज योर x डबल डॉट 3/5 x इक्वल टू 0, और आपके पास इक्वेशन है x डबल डॉट s बाई m, या इसी को मैं बोलता हूं सीधा ओमेगा एन स्क्वायर x इक्वल टू 0। सो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो देन ओमेगा एन इक्वल टू रूट 3/5 रेडियन पर सेकेंड will be your natural frequency for this system, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बात करेंगे, ठीक। अब देखिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आपको मैं बताने वाला हूं इक्विवेलेंट सिस्टम के बारे में। इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट सिस्टम, ठीक। इक्विवेलेंट सिस्टम मतलब आपका एक्चुअली जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन रहेगा, अगर सिस्टम अलग अलग तरीके से भी शो हुआ, लेकिन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये रहा, सो इसका तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था ms। सो इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या था, ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर s बाई m, यही था, ठीक। अगर इसी सिस्टम को हॉरिजॉन्टल कर दिया डियर, हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वन, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक। आपका यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां स्टिफनेस अगर एस है, ठीक। सो ये हो गया आपका क्या, मीन पोजीशन। एंड माय डियर फ्रेंड mg किधर रहेगा, डाउनवर्ड, mg किधर रहेगा, डाउनवर्ड, और इसको हॉरिजॉन्टली मूव करने वाला हूं। कैसे मूव करने वाला हूं, हॉरिजॉन्टली। अगर मैंने इसको एक्स से खींचा, इधर एक्स से डिफ्लेक्ट किया, सो जिधर एक्स से डिफ्लेक्ट करोगे, अगर इधर एक्स से डिफ्लेक्ट किए तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट, ठीक। और अगर इसको एक्स से इधर खींचे तो स्प्रिंग फोर्स भी किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज योर sx। एंड माय डियर फ्रेंड देयर विल बी नो इनिशियल डिफ्लेक्शन, आपका स्प्रिंग का कोई इनिशियल डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो mg के लिए आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। और एक चीज देखिए, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो वर्टिकल फोर्स है mg इज नथिंग बट बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन हियर, ठीक है ना। सो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल सिस्टम में mg कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो इन हॉरिजॉन्टल सिस्टम, इन हॉरिजॉन्टल सिस्टम, इन हॉरिजॉन्टल सिस्टम, no need the calculation of SXI and mg, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पे इक्वेशन, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, mx डबल डॉट प्लस sx इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन वही बना x डबल डॉट s बाई m
x इक्वल टू 0, देन हियर ओमेगा एन, इस सिस्टम का भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, रूट ओवर s बाई एम रेडियन पर सेकेंड। ठीक, सो ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम को क्या बोल सकता हूं मैं, दैट दोनों सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही आ रहा था, ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर s बाई एम, और इसका भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर s बाई एम। तो दोनों का क्या आ रहा है, बराबर आ जा रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, ये तो हुआ क्या, इक्विवेलेंट सिस्टम। सिमिलरली आपका, हाँ ये जो मैं बता रहा हूं हॉरिजॉन्टल सिस्टम में आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे mg का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूटन सेकंड लॉ मेथड के लिए है। दूसरे मेथड में आपकी चीजें बदल जाएंगी, तो दूसरे मेथड का जब आएंगी चीजें तो मैं बात करूंगा डियर, ठीक है ना। आपको न्यूटन सेकंड लॉ का सिंपल चीज बताया हूं अभी, और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको आगे कराते जाएंगे, है ना, जो कराया जाएगा आपको पूरे ये इस कोर्स में जो कराया जाएगा उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है ना। उसके हेल्प से अगर उतने क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ अगर ध्यान से आप सुन लिए और समझ लिए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मुझे लगता है ना। बहुत सारे अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब मैं बोला कि थर्ड कंडीशन अगर इस तरीके से रहा, इंक्लाइंड सिस्टम, इफ दिस इज योर थीटा, एम, ठीक, और इसका स्टिफनेस क्या है, एस। सो एम जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड इधर। एम जी एक इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आपका एक कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, किसका, एम जी का। एम जी क्या होगा, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा बना रहा है, देन डेफिनेटली यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए ये क्या हो गया, ये छोटे से ट्रायंगल में देखिए, ये छोटे से ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका क्या है, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। सो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये आपका उसी में 90 डिग्री डाला तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। मतलब ये कंपोनेंट होगा आपका एम जी कॉस थीटा, ठीक। अगर आप फ्रिक्शन पढ़े हैं तो ये इसके बारे में बहुत बात किया हूं मैं, ठीक है ना। सो एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। mg cos theta is nothing but balanced by the what, normal reaction इसमें जो आने वाला है, ठीक है ना। और इसमें तो कोई फ्रिक्शन अपन ले नहीं रहे हैं, अभी नेचुरल वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, तो आपका फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पे आपका mg sin theta, दिस इज नथिंग बट mg sin theta, ठीक है ना। सो mg sin theta is balanced by the what, initial deflection जो स्प्रिंग में आ रहा है। लेट अस अज्यूम आपका sxi is the force, initial deflection की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, that will be balanced by the mg sin theta। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। मतलब एक्चुअली दिस कंपोनेंट और इसमें जो इनिशियल डिफ्लेक्शन आ रहा है वो, उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, बराबर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूंगा डियर, तो ये सिस्टम में क्या हुआ कि आपका ये इंक्लाइंड सिस्टम है इस तरीके से, ये थीटा था, ठीक, ये हो गया एस। अगर मैं बात करूं तो ये जो mg था, mg इज नथिंग बट व्हाट, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये जो मास में mg आ रहा था वो बैलेंस हो गया, mg sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय द व्हाट, sxi, ठीक। और mg cos थीटा आपका m से बैलेंस्ड है, ऑब्वियस है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स के बारे में बात करूंगा, मेनली तो वही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बोला दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको इधर से एक्स से डिफ्लेक्ट किया। सो डियर इधर आपने इसको एक्स से डिफ्लेक्ट किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट, और इधर ही आपका क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स sx। सो इसका भी इक्वेशन अगर देखोगे तो mx डबल डॉट प्लस sx इक्वल टू 0, मतलब x डबल डॉट s बाई m x इक्वल टू 0। सो ये भी आपका यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा n इक्वल टू रूट ओवर s बाई m, S by m रेडियन पर सेकेंड, ठीक। सो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसमें भी यही आने वाला है, क्लियर है, ठीक। सो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आपका इसमें सेम आया। मतलब ये जो तीनों सिस्टम है, तीनों सिस्टम आपको जो दिखाया है, तीनों सिस्टम क्या है, सेम सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विवेलेंट सिस्टम, क्लियर है, ठीक। सो आपको इक्विवेलेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा बेसिक और आपको वैसे तो आइडिया होगा, फिर भी ये आपके कॉपी में होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग
अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करूं, सो ये होता है आपका स्प्रिंग इन द सीरीज एंड स्प्रिंग इन द पैरेलल। स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज, ठीक। सो आपका स्प्रिंग इन सीरीज अगर मैं बात करूंगा डियर, तो क्या होगा, इस तरीके से स्प्रिंग का एक एंड पहले स्प्रिंग का दूसरे स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से। अगर ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, S3 हुआ, और यहाँ पे कहीं पे अगर ये मास लगा है M, क्लियर है, यहाँ कहीं अगर मास लगा है M, सो इस तरीके से अगर 3 स्प्रिंग कनेक्टेड है, सो क्या हुआ, यहाँ पे एक स्प्रिंग आपका जरूर एक एंड फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरे स्प्रिंग का देखिए एक एंड दूसरे स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये आपका एंड टू एंड कनेक्शन है स्प्रिंग का। स्प्रिंग का क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन है, तो दिस स्प्रिंग्स आर इन सीरीज एंड इसका S इक्विवेलेंट अगर निकालना रहेगा, देन 1/S इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। जितने भी नंबर ऑफ स्प्रिंग आपके सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे उसका आपका रेसिप्रोकल करके आपको ऐड करना रहेगा। सो यहां से जो भी आएगा वो निकाल लेंगे, वो हो जाएगा आपका S, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, वो हो जाएगा आपका S इक्विवेलेंट। और आपको पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा एन आपका S/M, मतलब S इक्विवेलेंट बाय M। दिस इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक। सो स्प्रिंग इन सीरीज रहेगा तो S इक्विवेलेंट निकालने का प्रोसीजर ये रहेगा। अगर मैंने बोला स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल, ठीक। सो अगर स्प्रिंग इन पैरेलल बोला तो वो किस तरीके से होने वाला है कि आपका ये इस तरीके से एक स्प्रिंग का एक एंड आपका फिक्स्ड एंड से रहेगा और दूसरा एंड किससे रहेगा, मास से कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है, ये मास हो गया, ये हो गया S1, ये हो गया S2। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे भी देखिए स्प्रिंग का एक एंड किससे कनेक्टेड है, फिक्स्ड एंड से, और दूसरा एंड किससे है, मास से कनेक्टेड है, S1 S2। सो दोनों स्प्रिंग क्या हो गए आपके, स्प्रिंग इन व्हाट, पैरेलल। सो स्प्रिंग इन अगर पैरेलल हो गया, स्प्रिंग इन पैरेलल हो गया तो इसमें S इक्विवेलेंट अगर मैं बोलूं, S इक्विवेलेंट इक्वल टू S1 प्लस S2 इस तरीके से होगा, ठीक है ना। एक्चुअली डियर यहाँ पे इसको अगर खींचूंगा जितना डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा होगा, सिमिलरली इसको जब खींचूंगा तो इसमें डिफ्लेक्शन दोनों स्प्रिंग में क्या होंगे, सेम होंगे। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, S इक्विवेलेंट आपका S1 प्लस S2, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपका जब आपके स्प्रिंग किस में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, तब मैं बात करूंगा। और इसमें ओमेगा एन अगर मैं बोलूंगा तो रूट ओवर हियर आल्सो S इक्विवेलेंट बाय व्हाट, M। क्लियर है, ठीक। सो ये हुआ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात किया मैं। सिमिलरली एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी के साथ बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करता हूं डियर। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर मैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करूं तो देखिए एक S स्टिफनेस का एक स्प्रिंग है आपके पास, अगर इसका स्टिफनेस, इनिशियल स्टिफनेस S है, ठीक है ना। स्टिफनेस अगर मैं बात करूं, स्टिफनेस इज नथिंग बट, अपने को पता है स्टिफनेस इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज योर फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर इसको फिजिकली आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, स्टिफनेस इज नथिंग बट टू डिफ्लेक्ट द रिक्वायर्ड फोर्स, जितना ज्यादा होगा उसका स्टिफनेस उतना ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। आपको यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, दैट इज योर व्हाट, उसका स्टिफनेस उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। सो रेजिस्टेंस टू द डिफ्लेक्शन, रेजिस्टेंस टू द डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट व्हाट, स्टिफनेस,
क्लियर है? सो अगर मैं बात करूं डियर, इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया, अगर इसको ऐसे स्टिफनेस के स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में काटूंगा तो देखिए बड़ा स्प्रिंग को खींचना या दबाना है ना, कंप्रेस करना बहुत आसान होगा। क्लियर है? अगर उसको काट दिया तो उससे डिफिकल्ट होगा, जो बड़ा स्प्रिंग को आपको कंप्रेस करने या डिफ्लेक्ट करने में जितना फोर्स लग रहा होगा उससे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर इसको काट देते हो तो। सो डेफिनेटली वहां पे स्टिफनेस क्या हो रहा होगा, बढ़ जा रहा होगा। सो अगर स्टिफनेस बढ़ जा रहा होगा तो कितना बढ़ेगा, अगर आप इक्वल पार्ट में काटोगे एक स्प्रिंग को, ठीक है ना, एक स्प्रिंग को अगर इक्वल पार्ट में काट रहे होगे तो आपका एक पोर्शन का स्टिफनेस हो जाएगा 2s, दूसरे पोर्शन का भी आपका स्टिफनेस हो जाएगा 2s। क्लियर है? सो ये दोनों पोर्शन मतलब इधर का भी 2s इधर का भी 2s। अगर मैंने बोला इसको 3 इक्वल पार्ट में काट दिया, जिसका स्टिफनेस s है, इसको 3 इक्वल पार्ट में काटा, सो सिमिलरली ये हो जाएगा इसका 3s, ये भी 3s और ये भी 3s। ठीक, सो आपका उतने से आपका बढ़ जाएगा। मतलब एक सिंपल सा चीज समझ में आ रहा है कि अगर किसी स्प्रिंग को मैं n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में काटूंगा तो एक पार्ट का आपका स्टिफनेस कितना होगा, ns। सो हियर note if spring is cut into n number of equal parts, then each spring should have ns, should have stiffness ns। क्लियर है? ठीक, सो हर एक स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना हो जाएगा, ns। अब देखिए मुद्दा ये है, यहां तो इक्वल पार्ट में काट रहे थे तो बात हो रही थी अगर अनइवन पार्ट में काटे, ठीक है ना। अगर मैंने बोला जैसे कि अनइवन, जैसे एक स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस s है और इसको m और n रेशियो में काट रहा हूं, देन इसका ऊपर वाले का स्टिफनेस हो जाएगा डियर, दैट इज योर m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m इंटू s, नीचे वाले का m प्लस n डिवाइडेड बाई n इंटू s। ठीक, इसका स्टिफनेस इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं एक स्प्रिंग है, ठीक, जिसका स्टिफनेस s है और इसको इस तरीके से काटा कि पहले वाले का पार्ट है 1, उसके बाद उससे डबल काटा इसको, उसके बाद इससे ट्रिपल है ये, ठीक, तीसरा वाला पार्ट क्या है, उसके ट्रिपल है। सो पहले वाले का स्टिफनेस कितना हो जाएगा, दैट इज योर 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू s, दूसरे वाले का 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू s, एंड तीसरे वाले का 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, 3 कहां से आया, ये 3 पार्ट में था इसलिए, ठीक है, 3 पार्ट में कहने मतलब ट्रिपल था इसलिए। क्लियर है? सो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6s, ये हो जाएगा आपका 3s और ये हो जाएगा आपका 2s। ठीक, सो इस तरीके से आपको स्टिफनेस निकालना है। सिमिलर चीज अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा था डियर, आपने इसको इक्वल पार्ट में काटा तो 1 1, ठीक, मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब दैट इज इक्वल टू 2s। ठीक, 2s आया, ये भी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू s, मतलब ये भी 2s आ रहा था। सिमिलरली अगर ये मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, तीनों को 1 1 1 इस तरीके से काटे हो, तो मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू s, सो ये हो गया 3s। सिमिलरली बाकी का भी मैं बात कर सकता हूं, ठीक है ना। सो ये हुआ आपका क्या, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है? सो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं। मतलब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है डियर कि आपको दे दिया एक सिस्टम जिसका स्टिफनेस है s और उसमें एक मास लगा हुआ है m, अब बोल दिया गया कि उसको 2 इक्वल पार्ट में काट के स्प्रिंग को पैरेलल या सीरीज में, जैसे कि मैं बोला एक क्वेश्चन यहां पे ये m है, ये s है। अगर इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि ये जो स्प्रिंग है इसको 2 इक्वल पार्ट में काट के इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में, 2 इक्वल पार्ट में काट के पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो आपका सिस्टम इस तरीके से बनेगा।
m, ये हो जाएगा 2s, ये भी हो जाएगा 2s। ठीक, अगर सीरीज में बोल दिया, तब सीरीज में अगर बोल दिया सो किस तरीके से कनेक्ट होगा? ये भी 2s, ये भी 2s। सो डियर, अगर पैरेलल में मैं आपका s इक्विवेलेंट निकालूं, s इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, दैट इज योर 4s, ये प्लस ये। अगर इसमें मैं बात करूं तो s इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाई s इक्विवेलेंट 1/2s, 1/2s। एलसीएम कितना आ गया आपका? 2s, और ऊपर कितना आ जाएगा? दैट इज योर व्हाट? 2, 1 + 1। ठीक, सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे अगर s इक्विवेलेंट इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो आपका क्या आ गया? s आ गया। क्लियर है? ठीक है, सो s आ गया। सो यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, आपका s इक्विवेलेंट यहां पे s आया और यहां पे 4s आया, तो इसका ओमेगा n जब पैरेलल में था तो इसका ओमेगा n नेचुरल फ्रीक्वेंसी √4s/m होगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में। और इसका सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा n √s/m। ठीक, सो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं आपके सिस्टम का। क्लियर है? ठीक है ना। कभी कभी रेशियो भी पूछ देता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको जस्ट समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन तो 50,000 क्वेश्चन बनाया जा सकता है डियर, क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है। मेनली आपको कॉन्सेप्ट पे, आप थोड़े अगर पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप खुद देखेंगे कि भाई ये स्प्रिंग यहाँ पे उठा के लगा सकता हूँ, ये स्प्रिंग यहाँ पे उठा के लगा सकता हूँ, ये मास इधर हो सकता है, ये वाला पॉइंट इधर हो सकता है, ये वाला हिंज इधर हो सकता है। तो ये इस तरीके से कई क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ये टॉपिक वैसे तो बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको बहुत मजा आने वाला है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो।